नमस्कार। इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दे पर सुनवाई चल रही है और आजकल आपको मालूम होगा कि हम न्यायालय के दरवाजे पर मजबूती से दस्तक दे रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर दस्तक दे रहे हैं। आज फिर हम कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष मुद्दे पर जो सुनवाई हो रही है उनके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करें और आप तक वो बात पहुंचाएं जिस बात पर किसी की निगाह नहीं पड़ी है। इसीलिए आज का कार्यक्रम बहुत सोच समझ करके, खुली आंखों से और खुले दिमाग से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आज की बहस बहुत उम्दा होने वाली है। बहस में कौन सूरमा हमारे साथ होंगे अभी बताते हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। चर्चा यह हो रही है कि अदालत भारतीय संस्कृति को तबाह करने पर आमादा है। अदालत जल्दबाजी में है, अदालत हड़बड़ी कर रही है, अदालत चाह रही है कि भारतीय संस्कृति तहस नहस हो जाए। ये चर्चा का विषय बना हुआ है और देश के विभिन्न हिस्सों में, अलग अलग वर्गों में, अलग अलग संप्रदायों में, हिंदू में, मुसलमानों में, क्रिश्चियन में, सिखों में, ईसाइयों में, हर संप्रदाय में यह चर्चा अब सबकी जुबान पर है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा आखिर चाहता क्यों है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी चर्चा हो रही है कि कुछ वर्ग है जो अदालत पर हमला करने का बहाना ढूंढते रहती है और जब उन्हें कोई मौका मिल जाता है तो वो अदालत पर भी हमला करने से बाज नहीं आते हैं। इन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। मुद्दा है सेम सेक्स मैरिज के मामले में, समलैंगिक विवाह के मामले में अदालत कुछ निर्णय करना चाहती है। सरकार के तरफ से एक संकेत आ रहे हैं कि इस मुद्दे पर अदालत अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश कर रहा है। यह मुद्दा अदालत का है ही नहीं, यह मुद्दा तो संसद का है। संसद कानून बनाएगा क्योंकि संसद जनता के कॉन्फिडेंस को एंजॉय करता है। जनता की क्या मनोभावना है अपनी संस्कृति के बारे में, अपने देश और समाज को चलाने के मामले में, यह मनोभावना उन्होंने सन्निहित किया है चुने हुए प्रतिनिधियों में। और चुना हुआ जो प्रतिनिधि है वही असल में इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसीलिए यह मुद्दा संसद से जुड़ा है कि भारतीय संस्कृति किस दिशा में जाएगी और भारतीय संस्कृति के किन पहलुओं को बचाकर रखना है और किन पहलुओं में बदलाव करने की आवश्यकता है। यह मामला अदालत का नहीं है। लेकिन आदरणीय माननीय अदालत कह रहे हैं कि यह कोई जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ संविधान की व्याख्या के लिए यहां बैठे रहें। हम कानून कैसा होना चाहिए इस पर भी अपना मंतव्य दे सकते हैं। देश के कानून मंत्री कह रहे हैं कि 5 इंटेलिजेंट वाइज व्यक्ति अगर किसी चीज के बारे में निर्णय कर ले, क्या वही सर्वमान्य होगा? सवाल उठाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि सरकार भी अब अदालत के आमने सामने खड़ा होना चाह रही है, मन बना रही है। दूसरी तरफ बार एसोसिएशन जो सबसे बड़ी संस्था है, किसी कानूनी लड़ाई को लड़ने वाले जो योद्धा होते हैं, खासतौर से एडवोकेट और लॉयर्स, उनको एक प्रकार से टेस्टिमोनियल देते हैं कि हाँ भाई, तुम अब इसके कॉम्पिटेंट पार्टी हो और जाकर के अदालत में अपनी दलील पेश कर सकते हो। उस एसोसिएशन ने भी आपत्ति दर्ज करा दी है। लेकिन सवाल है कि दुनिया भर के 30 देशों ने आज नहीं, 1989 से यह अनवरत चलता रहा है। 30 देशों ने समलैंगिक विवाह को कानूनी जामा पहनाया हुआ है। तो क्या 30 देशों की जो बुद्धिमत्ता है, 30 देशों के लोगों के जो सोचने का नजरिया है, उसी नजरिए पर सुप्रीम कोर्ट चलना चाह रही है?
आखिर इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? आखिर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की टिप्पणी क्यों कर रहा है? आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रहा है कि मैन और वुमेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? जेनेटल सिर्फ उसके आधार पर भी हम किसी को मैन और वुमेन कह दें, ये उससे आगे का विषय है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे किस दर्शन को देश के मानस के सामने रखना चाह रहा है? जरा वो भी तो देखें। इन्हीं सब दर्शन क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, सरकार का हस्तक्षेप क्या है, सरकार की सीमा क्या है, और आदरणीय अदालत की इच्छा क्या है, और आदरणीय अदालत की लक्ष्मण रेखा क्या है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए देश के दूरदर्श जाने माने वकील, आप सबके चहेते नीलेश ओझा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका, बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। अभी तक हमने किसी भी टेलीविजन चैनल पर या कहीं भी हमने इस मुद्दे पर कोई कॉन्क्रीट बहस नहीं देखी है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि जब मैंने आपको इस मुद्दे के लिए आमंत्रित किया तो आपने कहा कि आशुतोष जी, मैं इस मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखना चाहता हूं। आज हमारा विषय है, हम यहां से शुरू करना चाहते हैं नीलेश जी, कि क्या जस्टिस, पॉइंट ब्लैंक सवाल, मैं सभी मुद्दों पर बात करूंगा, क्या जस्टिस चंद्रचूड़ को इस मुद्दे पर जो हियरिंग हो रही है उससे खुद को अलग कर लेना चाहिए, और ये अलग होने की डिमांड किन हलकों से आ रही है? यस, बहुत बहुत ही सही सवाल पूछा है। ये सवाल पर अभी तक देश के मतलब जो टॉप के लोग, इनका ध्यान नहीं गया है। कुछ हल्की सी आवाज उठी है, लेकिन इस पे ध्यान किसी का नहीं गया है। लेकिन इसकी स्पेसिफिक अभी कंप्लेंट भी फाइल हो चुकी है राष्ट्रपति जी के पास, वो केस दर्ज भी हो चुका है। तो बिना किसी डाउट, बिना किसी थोड़ी सी भी शंका के, लॉ के हिसाब से और फैक्ट के हिसाब से जस्टिस चंद्रचूड़ को किसी भी हालत में ये मामले में सुनवाई में जज बोलकर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आई रिपीट, ही इज डिस्क्वालिफाइड टू हियर द केस, एंड नॉट ओनली इज, ही वाज। अब ये कैसा है, ये उससे अपात्र क्यों है उस सुनवाई के लिए? ये ब्रेकिंग बता रहे हैं कि आपने केस दर्ज कर दिया, मैंने किसी ने केस दर्ज कर दिया। यस यस यस, वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट्स एसोसिएशन है, इन्होंने ये केस, वो केस नंबर भी आप देख लीजिए, वो केस नंबर है राष्ट्रपति जी के पास जो केसेस चलते जजेस के खिलाफ वगैरह, उनका ये केस नंबर है। तो ये केस दर्ज हुआ है। इसमें सबसे पहला ही ग्राउंड जो लिया है उन्होंने देखिए, आपको और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज। कल क्या हुआ, आज का ऑर्डर है कि लास्ट वीक का भी ऑर्डर है, कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस गंगोपाध्याय जी का एक इंटरव्यू हुआ टीवी पे, किसके रिगार्डिंग? ममता बनर्जी के जो भांजे हैं अभिषेक बनर्जी के बारे में उन्होंने कुछ इंटरव्यू दिया, और बाद में वो उस मामले की सुनवाई खुद ही कर रहे थे। तो उन्होंने स्टेट के तरफ से रीट लगाया सुप्रीम कोर्ट में। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हाउ दैट जज कैन सिट ऑन द बेंच व्हेन ही हैड गिवन द इंटरव्यू ऑन दैट सब्जेक्ट। ये एक पॉइंट था, ये डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड है, वो आप दिख जाएंगे आपको, उसमें आप दिखा सकते हो उसको स्क्रीन पे। दूसरी चीज, जजेस इथिक्स कोड है, जजेस इथिक्स कोड में स्पेसिफिक प्रोहिबिशन है कि जज ऐसा केस में बैठ नहीं सकता है कि जहां उसका पर्सनल स्वार्थ हो, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, उसके फैमिली का मेंबर, उसके जान पहचान का कोई आदमी हो। ये इस तरह का जजेस इथिक्स कोड का है। दूसरा,